रिकॉर्डिंग चालू हो गया, ठीक है। रोल हो रहा है ना, मतलब रोल तो हो ही रहा है। दोस्तों, आजकल मैं ऋषिकेश में हूँ और आप मेरे वीडियोस में शायद देख पा रहे होंगे कि मैं एक मेडिटेशन कैंप का हिस्सा बना हूँ पहली बार। ओशो जी को मैं 1995 से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार मौका है कि मैं किसी कैंप में आकर मेडिटेशन कर पाऊँ और बहुत करीब से समझ पाऊँ। हमारी जो फैसिलिटेटर हैं अंतिमा जी, जो इनके साथ मैं काफ़ी समय से मेडिटेशन कर रहा हूँ, पिछले 2 दिन 1.5 दिन हमें हो गए हैं, तो मैं इनसे आपकी मुलाकात इसलिए भी कराना चाहता हूँ कि ये इतनी सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने खुद ओशो जी को देखा था और पिछले कई सालों से ये बहुतों को जो ओशो की दी हुई रोशनी है वो पहुँचा रही हैं। अंतिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ इस बातचीत में। तो आप मुझे अपने बारे में बताइए कि कब से आपकी यात्रा शुरू हुई, और मैंने जो आपसे सीखा है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही अपने दर्शकों को, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी बताएं कि आपकी अपनी जर्नी कैसी रही है। मेरी यात्रा जो शुरू होती है वो मेरे जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये सौभाग्य मैंने प्राप्त किया अपने माता पिता से। मेरे जन्म होने से पहले ही वो दीक्षित हो गए थे ओशो के द्वारा, और मैंने अपने जीवन में अपने घर में कोई और तस्वीर नहीं देखी, सिर्फ ओशो को देखा है। और जब पहली बार आपकी मुलाकात हुई, जो आपने हमें बताया था, मैं चाहता हूं दर्शकों को आप बताइए कि क्या वो मौका था और कैसे आपकी मुलाकात हुई। ये वाक़या है 1986 का, जब मेरे पिता उस समय ओशो के लिए भजन गाया करते थे। ओशो मुंबई में वापस आए थे अमेरिका का दौर करते हुए, और वहाँ से वापस आने के बाद संध्या सत्संग में मेरे पिताजी भजन गाया करते थे और ओशो का आगमन होता था। तो ये बड़ी अद्भुत सी बात है, क्योंकि बच्चे वैसे अलाउड नहीं थे, लेकिन जब अस्तित्व चाहता है तो सब कुछ होता है। तो मुझे अलाउ किया गया और मुझे वहाँ उनके समक्ष बैठ के 2.5 घंटा उनको दर्शन करने का मौका मिला। मैं सिर्फ दर्शन इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ 8 साल की थी, तो वो क्या बोल रहे हैं वो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, जैसे अभिमन्यु था, चक्रव्यूह का भले ही उसको नहीं समझ आ रहा था, लेकिन उसने सुन लिया था, सत्संग उसके लिए घट चुका था। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, और वो 2.5 घंटे मैं उनको अपलक झपक देखती हुई एकदम देखती रह गई बस। तो उन्होंने उस दिन, आपने बताया मुझे कि शायद ब्लू कलर का गाउन उन्होंने पहना था, और उसके बाद कैसा आपको महसूस हुआ और कब आपको लगा कि अब आपको ये रोशनी लोगों तक पहुंचानी है, जो ओशो की रोशनी है? जी, मैं जब उस स्मृति में जाती हूँ, उसको याद करती हूँ, तो मुझे बस वही याद आता है कि ओशो आ रहे हैं और उन्होंने ब्लू कलर का एक गाउन पहना हुआ है, और वो अंदर से आते हैं और उनके दोनों हाथ ऐसे आपस में ऐसे जुड़े भी हैं और नहीं भी जुड़े हैं, और वो ऐसे आते हुए एक एक के आँखों में देख रहे हैं, और वहाँ कुल 50 लोग हैं, और एक एक की आँखों में देखते हुए सबको नमन कर रहे हैं। और आके वो जैसे धीरे से बैठते हैं, अपने गाउन को ठीक करते हैं, अपनी फेहरिस्त उठाते हैं जिसमें कोई प्रश्न लिखे हुए हैं। तो ये मुझे पूरा एक काव्य, एक नृत्य की तरह लगा कि कैसे कोई इतना इतना सुंदर, इतना अद्भुत परमात्मा ही आपके सामने है, और है भी परमात्मा। पिछले 1.5-2 दिनों में जब से मैं आपके साथ हूँ, आपने कई सारी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन एक बात जो मुझे काफ़ी मेरे साथ रह गई है वो ये कि हम अक्सर कहते हैं कि जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों का बना है, सूर्य, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश। लेकिन आपने आज एक बहुत खूबसूरत बात कही कि हम जो अन्न खाते हैं उसमें भी तो 5 तत्व हैं, क्योंकि उन 5 तत्वों के बिना तो वो अन्न नहीं बनेगा, और वो अन्न हमारे 5 तत्वों से बने इस शरीर को चलाता है। तो कितनी खूबसूरत ये बात है, और कितना आपने एक और अच्छी बात कही कि ये जो 5 चीज़ें हैं इनका कोई मोल नहीं है, अनमोल है, ये बहुत कीमती हैं लेकिन कोई मोल नहीं। बिल्कुल। देखिए ना, ये अस्तित्व जिस तरीके से खुद को बनाए हुए है, वैसे ही आपको बनाए हुए है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई परमपिता जो स्वयं के लिए रखता हो वो आपके लिए नहीं रखेगा, अपने बच्चे के लिए नहीं रखेगा? कभी नहीं हो सकता। वो तो अपने से ज़्यादा उसको देगा। तो ऐसे ही उसने कैसे आपका हर एक चीज़ में ख़्याल रखा हुआ है। ये आप हैं जो बेवजह चिंता में रहते हैं, सब कुछ पहले से ही आपके लिए रेडी किया हुआ है। कैसे देखो, 5 तत्व से आपका शरीर बना है, तो उन्हीं 5 तत्वों से देखिए आपके लिए भोजन दिया गया है, जिससे आपके भीतर प्राण ऊर्जा ऊर्जा संचालित होती है। एक और बहुत अच्छी बात मुझे आपकी लगी, मैं अपने दर्शकों को साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ कि हम सब अंदर से बुद्ध हैं, और ये सारा नाटक जो है वो बुद्ध ना होने का है, और कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि हम फिर से उस बात को समझ पाएं, क्योंकि हम एक परिपूर्ण इकाई हैं, हमारे अंदर वो सब कुछ है जो सामने वाले में है।
ये हाथों की उंगलियां बताती हैं कि हम यूनिक हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताती हैं कि हमारे अंदर वो अंश मौजूद है। कितनी खूबसूरत ये बात है। और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को कुछ आप ऐसे सूत्र दें जिससे वो, जब हम बहुत परेशानी के क्षण में होते हैं, जब हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता, तब हम वो एक ऐसी बात सोचें जो हमें पूरी तरह से हिम्मत दे। बहुत सुंदर आपने कहा कि ये सबसे बड़ी बात है जिससे मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ। क्या ये सबसे बड़ी बात नहीं कि हम जिंदा हैं? क्या बात है, सच में। जी बिल्कुल। हमारी श्वासें चल रही हैं। जैसे मैंने सेशन स्टार्ट करा था तो मैंने कहा था कि सबसे पहले धन्यवाद भाव दें कि आज 1.5 लाख लोगों ने सुबह नहीं देखी और आप यहाँ बैठे हैं। तो ये सबसे बड़ी, आपकी श्वासें ही आपका रोड मैप है, वही आपका जीपीएस है और वहीं से सब कुछ है। सारा खजाना उनमें छिपा हुआ है। आप कभी भी खुद देखते हैं कि अगर आप कभी चिंतित होते हैं या कोई स्ट्रेसफुल आप उसमें होते हैं सिचुएशन में, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप लंबी गहरी श्वास भरते हैं, हाँ। तो आपको कैसे पता? ये डिफ़ॉल्ट मोड आपके अंदर सेट है, बस हम उससे दूर हो जाते हैं, तभी ये सारी की सारी हमारी चीज़ें हमको तंग करती हैं चीज़ें। तो अपनी श्वासों पर ध्यान दें, जब भी मौका हो अपनी श्वास पर वापस लौटते आएँ, लौटते आएँ, लौटते आएँ। आपको सारी चिंताओं के, सारी बातों के जवाब मिल जाएंगे। ये खजाना आपके भीतर है। अब तक आपने बहुत सारे सेशंस लिए होंगे, बहुत सारे लोगों से आप मिली होंगी। कोई एक बात जो आपने ओशो के डिसाइपल्स से सीखी, कभी कोई इंटरेक्शन ऐसा हुआ हो जो आपको याद रह गया हो, अगर आप कोई शेयर करना चाहें कोई एक ऐसी याद, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपने भी बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया होगा, कुछ एक खास बात जो आप बताना चाहें। बहुत लोग हैं, बहुत सारी मेरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा अनुभव मेरा रहा जब किसी ने मुझे ये कहा कि उनके भीतर का जो बीमारी थी, बाइपोलर डिसऑर्डर या कुछ भी उसको वो नाम देते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उसमें उनको बहुत फ़र्क पड़ा ध्यान से। और जबकि सब लोगों ने, डॉक्टर्स ने उनको सिर्फ़ और सिर्फ मेडिसिन दे दी थी और सुला के रखा हुआ था। तो आप देखिए कितने लेवल पे ये काम करता है और उनके अनुभव कितने मुझे और प्रेरित करते हैं कि ये काम तो बढ़ता ही चले बस। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ बात करते हुए भी, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले अभी जो समय बचा है, शायद 1.5-2 दिन हम लोग और साथ में हैं, तो उसमें भी हमें बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे। मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि जब भी मौका मिले आप मेडिटेशन कीजिए। आप कहीं पर भी हों, कहीं पर भी समय निकाल कर अपनी श्वास को थोड़ा जीना सीखिए। मैंने आपसे पिछले कुछ दिनों में सीखा है कि किस तरह से हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंतिमा जी। जाते जाते कुछ आप कहना चाहेंगी दर्शकों से? बहुत सारे लोग आपको इस समय सुन रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूँगी कि प्रेम दीवानी जो भये, प्रेम दीवाने जो भये, मन भया चकनाचूर, छके रहे घूमत रहे, सहजो देखी हजूर। थैंक यू सो मच। आई थिंक इट वेंट हाँ, वेल। नहीं, अच्छा अच्छा क्या। लो मुझे तो, मैं ऑफ करता हूँ उसको।